हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर 6 द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। लास्ट टाइम हमने सिविलाइजेशन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था इसका एक डिटेल इंट्रोडक्शन हमने देखा था उस वीडियो में। आइए अब एनसीईआरटी में फॉर्मली उस सिविलाइजेशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सिविलाइजेशन। अगर हम सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि आखिर एक ह्यूमन सोसाइटी सिविलाइजेशन कहलाने के लिए कब क्वालिफाई करती है। ठीक है, at the end of chapter 4 we saw the first human group settle down practicing agriculture, developing some technologies such as construction, metallurgy, transport and moving towards a civilization। तो लास्ट चैप्टर 4 में हमने कैसे पढ़ा था कि आइस एज के बाद एग्रीकल्चर आई, एग्रीकल्चर के बाद एग्रीकल्चर के आने से लोग सेटल डाउन हुए, सेटल डाउन होने में विलेज बना, विलेज धीरे धीरे साइज में ग्रो करने लगे, फिर आपस में ट्रेड करने लगे, फिर विद द टाइम कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप करती है, जैसे मेटलर्जी की टेक्नोलॉजी डेवलप करती है और कंस्ट्रक्शन की डेवलप करती है, और ये सारी चीज एक तरह से फाउंडेशन सेटल करती है नेक्स्ट ह्यूमन सोसाइटी के नेक्स्ट स्टेज का, जिसको हम सिविलाइजेशन कहते हैं। अब मेटलर्जी जैसे एक बार डिस्कस करते हैं। मेटलर्जी इंक्लूड्स टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम द नेचर। सो मेटलर्जी एक साइंस है जेट विच इंक्लूड्स, पहला इसमें क्या इंक्लूड है कि देखो नेचर में जो मेटल है तो रॉक के फॉर्म में होते हैं, रॉक में ही मिले हुए होते हैं। तो उस रॉक से, जैसे मान लो कॉपर है या गोल्ड है, रॉक में मिक्स होते हैं, रॉक के फॉर्म में होते हैं, जिनको ओर कहते हैं। उस रॉक से यानी उस ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी भी मेटलर्जी के अंडर आती है। अपार्ट फ्रॉम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसको प्यूरिफाई करने की टेक्नोलॉजी, क्योंकि जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें कुछ इंप्योरिटीज भी रहते हैं, फिर वो टेक्नोलॉजी जिससे उसको हम प्यूरिफाई करें, और कंबाइनिंग देम प्लस डिफरेंट डिफरेंट मेटल को कंबाइन करके उनको एलॉय बनाना, नया टाइप का मेटल बनाना, एज वेल एज साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज मेटलर्जी का पार्ट है। सो मेटलर्जी इंक्लूड्स, इट इज अ साइंस दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम देयर नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सट्रैक्ट करना, मेटल को प्यूरिफाई करना, मेटल के कंबाइन करने की साइंस और टेक्नोलॉजी, या मेटल की प्रॉपर्टीज और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना है। ये सारा चीज मेटलर्जी का पार्ट है। तो विद द टाइम ह्यूमन सोसाइटी मेटलर्जी की जो टेक्नोलॉजी थी, मेटलर्जी का जो साइंस था, ये डेवलप कर चुकी थी। What then is civilization? अब आता है सिविलाइजेशन फिर क्या है। ये सारी चीजें हो गई एक बार, उसके बाद इन जनरल द टर्म इज यूज फॉर अ एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो ऐसी ह्यूमन सोसाइटी, एक विलेज भी ह्यूमन सोसाइटी है, अगर ग्रुप जंगल में भी रह रहा है वो भी ह्यूमन सोसाइटी है, बट सिविलाइजेशन इज अ एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज। To be precise, we will consider here that a civilization should have at least the following characteristic। अब एडवांस्ड उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो सिविलाइजेशन, अगर कोई सोसाइटी बोलती है कि हम एक सिविलाइजेशन है, सो दैट शुड हैव दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। उसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑब्वियसली जो सिविलाइजेशन होगी उसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल होंगे, तो हमने देखा कि जब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाता है तो फिर उनको मैनेज करने के लिए किसी ना किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। तो जो एक सिविलाइजेशन होगा उसमें जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, इट शुड हैव some form of government and administration to manage more complex society and its activities। more complex society मतलब ज्यादा बड़ी सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी जितनी बड़ी होगी उसमें इंटरेक्शन उतने डिफरेंट टाइप के होंगे, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। सो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है अर्बनिज्म। अर्बनिज्म में क्या क्या आता है, टाउन प्लानिंग, द ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड देयर मैनेजमेंट, and which generally includes water management and drainage system। so generally urbanism एक सिविलाइजेशन की वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उसमें कुछ ना कुछ फॉर्म का टाउन प्लानिंग होता है। फॉर एग्जांपल जब विलेज होता है, अगर एक स्मॉल विलेज है तो वहां पे प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कोई वाटर सोर्स होगा, चाहे कुआं होगा या नदी होगा, लोग जाके वहां से वाटर लेते हैं। प्लस वहां कोई ड्रेनेज सिस्टम की भी जरूरत नहीं पड़ती है, या कोई भी ह्यूमन वेस्ट को कहीं ट्रांसपोर्ट या कहीं कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर एक सोसाइटी बड़ी है तो वहां पे
टाउन प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी जब सिटी बनेगी, सो दैट वी जनरली इंक्लूड वाटर मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग एक जगह रह रहे हैं तो एक्सपेक्टेड नहीं है कि सब लोग एक एक करके जाके कोई एक सोर्स से पानी उठाएगा, तो कुछ ना कुछ तरीका होगा जहां पे वाटर सबको सप्लाई किया जाता हो। और उसी तरह से जब ज्यादा लोग एक जगह रह रहे हैं तो ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होगा, उस वेस्ट को भी प्रॉपरली वहां से निकाल के कई दूसरे जगह पे शिफ्ट करने के लिए एक प्रॉपर वर्किंग ड्रेनेज सिस्टम भी होना चाहिए। अर्बनाइजेशन, अर्बनिज्म या टाउन का वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वहां पे ज्यादातर लोग अब एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं होते, वहां दूसरी ऑक्यूपेशन भी लोग करते हैं। तो ये हो गया कि कुछ टाइप का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कुछ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन हो। सेकंड, अर्बनिज्म, जिसमें टाउन प्लानिंग आता है, जिसमें जनरली वाटर मैनेजमेंट और ड्रेनेज सिस्टम मैनेजमेंट होती है उस सोसाइटी में, जिसको हम सिविलाइजेशन कहेंगे। उसी तरह से थर्ड जो होता है कि वैरायटी ऑफ क्राफ्ट होती है ऐसी सोसाइटी में जिसको सिविलाइजेशन क्वालिफाई करते हैं, उसमें वैरायटीज ऑफ क्राफ्ट होती है, इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल such as a stone or metal and production of finished goods such as ornaments and tools. So different craft exist करते हैं, चाहे वो पॉटरी बनाने का क्राफ्ट हो या ज्वेलरी बनाने का क्राफ्ट हो या वेपन बनाने का क्राफ्ट हो या स्कल्पचर बनाने का क्राफ्ट हो, कुछ ना कुछ क्राफ्ट एग्जिस्ट करता है उस सोसाइटी में। अब अगर क्राफ्ट एग्जिस्ट करता है, क्राफ्ट बनाने वाले लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको मैनेज भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक कंप्लीटली चेन है जहां सबसे पहले तुम रॉ मटेरियल लाते हो, फिर उस रॉ मटेरियल को तराश के या यूज करके कुछ ना कुछ गुड्स बनाते हो, कोई प्रोडक्ट बनाते हो, और उसके बाद फिर उसको सेल करने का भी, ट्रेड करने का भी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, इंक्लूड मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड द प्रोडक्शन ऑफ द फिनिश्ड गुड सच एज ऑर्नामेंट्स एंड टूल। उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ट्रेड। अब ऑब्वियसली अगर तुम कुछ ना कुछ क्राफ्ट बना रहे हो, कुछ फिनिश गुड बना रहे हो, तो फिर उसका ट्रेड भी होना चाहिए। ट्रेड बोथ इंटरनल विद इन द सिटी और रीजन भी ट्रेड एग्जिस्ट करता है, एंड एक्सटर्नल विद डिस्टेंट रीजन और अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू एक्सचेंज ऑल सॉर्ट्स ऑफ गुड। सो जो भी सोसाइटी ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए क्वालिफाई करती है, उसमें ट्रेड की भी ट्रेड भी देखा जाता है, ट्रेड भी उसकी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है। बोथ इंटरनल ट्रेड यानी विद इन सोसाइटी, मतलब शहर में लोग आपस में ट्रेड कर रहे हैं, या सेम जो ग्रुप है वो दूसरे शहर से ट्रेड कर रहे हैं, प्लस ट्रेड विद डिस्टेंट रीजन, मतलब कोई दूसरे सिविलाइजेशन या दूसरे बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल के साथ भी ट्रेड किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ गुड्स। ठीक है, उसी तरह से इस जो भी सोसाइटी जो सिविलाइजेशन के लिए क्वालिफाई करती है, दे हैव सम सॉर्ट्स ऑफ राइटिंग, वहां पे कुछ ना कुछ सॉर्ट्स ऑफ राइटिंग एग्जिस्ट करती हैं, नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स एंड टू फॉर कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली देखो, जब गांव छोटा होता है वहां पे ओरल कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है, बट एक बहुत बड़ा अगर सोसाइटी है जो सिविलाइजेशन लेवल का सोसाइटी है, वहां पे कुछ ना कुछ रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई किंग होगा, कोई लीडर होगा, कोई एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वो जो भी ऑर्डर होगा या जो भी रूल्स होगा वो जा के एक एक आदमी को तो नहीं बताएगा। तो इसी तरह से कुछ फॉर्म ऑफ रिटन और प्लस बहुत सारी रिकॉर्ड्स, किसने क्या किया, किसका ट्रेड में किसको कितना मनी ओ करता है या किसको क्या देना है, इन सारे चीज का रिकॉर्ड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिकॉर्ड रखने के लिए या आपस में फार अवे कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ फॉर्म ऑफ रिटन सिस्टम होती है सच सोसाइटी में। उसी तरह से जो सिविलाइजेशन लेवल की सोसाइटी होती है, दे हैव सम कल्चरल आइडियाज अबाउट लाइफ एंड द वर्ल्ड। तो मतलब ऐसे नहीं होते हैं कि वो बस जिंदा रहना है, कि मतलब उठना है, काम करना है, खाना है और सो जाना है। उनका कुछ कल्चरल आइडियाज होता है, कुछ लाइफ को लेकर, कुछ वर्ल्ड को लेकर उनकी कुछ व्यूज भी होते हैं, दैट आर एक्सप्रेस थ्रू आर्ट। और वैसे सोसाइटी अगर कुछ व्यूज होंगे तो उसको किसी ना किसी फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो दैट आर एक्सप्रेस थ्रू, चाहे वो आर्ट के फॉर्म में हो, आर्ट में तुम्हारा म्यूजिक हो गया, तुम्हारा पेंटिंग्स हो गया, स्कल्पचर हो गया, या आर्किटेक्चर के फॉर्म में होगा, बिल्डिंग्स हो गया, लिटरेचर के फॉर्म में होता है, स्टोरीज राइटिंग के फॉर्म में, या ओरल ट्रेडिशंस
बहुत सारी ओरल ट्रेडिशंस होती हैं, ओरल स्टोरीज के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, या सोशल कस्टम जैसे रिलीजन हुआ, रिलीजियस कस्टम हो, या सोशल का कुछ सोशल कस्टम के फॉर्म में वो जो कल्चरल आइडियाज अबाउट लाइफ एंड वर्ल्ड वो किसी ना किसी फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है सोसाइटी में, चाहे वो आर्ट के फॉर्म में हो या आर्किटेक्चर के फॉर्म में हो, लिटरेचर, ओरल ट्रेडिशन या सोशल कस्टम के फॉर्म में हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी रिलीजन होता है, उसमें अगर लाइफ को लेके कुछ है कि अच्छा मरने के बाद जाना है गॉड के पास, तो और जो अच्छा काम करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो बुरा करेगा नर्क में जाएगा, तो उस हिसाब से कुछ सोशल कस्टम बन जाते हैं। लोग कुछ पूजा करते हैं, कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं, जिसके जो कि रिफ्लेक्ट करता है उनका कल्चरल आइडिया अबाउट लाइफ एंड द वर्ल्ड। ठीक है। उसके अलावा जो सिविलाइजेशन है उसकी जो वन ऑफ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तरह से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बेस रखती है सिविलाइजेशन के, कि वहां एग्रीकल्चर बहुत प्रोडक्टिव होता है, इनफ टू फीड नॉट जस्ट द विलेजेस बट ऑल्सो द सिटीज। क्योंकि जो सिटीज में पॉपुलेशन होती है वो जनरली अर्बन पॉपुलेशन होती है, वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व नहीं होती है। तो यानी कि जो विलेजेस है, यानी जो पीपल जो एग्रीकल्चर एक्चुअली में कर रहे हैं, वो इतना ज्यादा एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस हो जो कि विलेजेस जो उसको एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जो फार्मर्स हैं, जो विलेजेस है, उनकी नीड भी पूरी करे, प्लस जो सिटी में लोग हैं जो कि डायरेक्टली एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, उनकी भी जरूरतें वो पूरी कर पाए। तो प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिविलाइजेशन, और जो आज के टाइम में भी वैलिड है। इंडिया में ऑलमोस्ट जो ज्यादातर जो हम लोग मतलब जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो जो हमारा फूड मटेरियल है, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो राइस हो, चाहे वो शुगर हो, ये कहीं ना कहीं कोई और फार्मर्स इसको ग्रो करते हैं, लेकिन वो इतना अच्छे, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी और मैन्योर या फर्टिलाइजर को यूज करके इतना प्रोडक्टिव होता है एग्रीकल्चर कि वो अपनी नीड भी पूरी कर पाते हैं और हम सभी की नीड भी वो पूरी कर लेते हैं। सो दीज आर द बेसिकली आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिविलाइजेशन। तो ह्यूमन सोसाइटी जिसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, यू कैन क्लासिफाई इट एज अ सिविलाइजेशन। ठीक है। कुछ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन होगा, अर्बनिज्म का कॉन्सेप्ट होगा, वैरायटी ऑफ आर्ट होगी, ट्रेड्स उसमें होंगे कुछ ना कुछ, और रिटन राइटिंग हो एग्जिस्ट करती होगी, कुछ कल्चरल आइडियाज होंगे उनके, और एग्रीकल्चर उनकी प्रोडक्टिव होगी। ठीक है। और ये चीजें याद रखो, एग्जैक्टली जब हम हड़प्पन के बारे में पढ़ेंगे वी विल सी कि ऑल ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक एग्जिस्टेड इन द हड़प्पन सोसाइटी, इसलिए उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन कहते हैं। अब थिंक अबाउट इट, which of the above characteristic do you think the most fundamental, that is the characteristic essential to the development of all other? अब ये सारी characteristics, अब इसमें सबका अपना अपना आइडिया हो सकता है। जो मेरा आइडिया है, आई थिंक जो एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, ये सबसे इसेंशियल है, क्योंकि एक जब पेट भरा रहता है इंसान तभी वो कल्चरल आइडियाज लाएगा, या बैठ के लिखेगा, या कोई ट्रेड करेगा, या कोई क्राफ्ट करेगा, या फिर टाउन प्लानिंग करेगा, या किसी ना फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करेगा। अगर इंसान का पेट ही भरा नहीं रहेगा, वो फिर हंटिंग या गैदरिंग या फार्मिंग ही करेगा अपना पेट भरने के लिए पहले। तो ये जो प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर है, आई फील दैट इज द मोस्ट इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, जो कि एक बार जब सरप्लस फूड होता है, जो वर्ड है सरप्लस फूड, तब इंसान को खाली वक्त मिलता है। खाली वक्त मिलता है तो दिमाग चलता है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तब डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आते हैं, थॉट्स आते हैं, फिलॉसफी आती है, सारी चीज तब आती है जब इंसान का पेट भरा होता है। ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। For each characteristic in the list above, can you make a list of profession and occupation that might exist in such society? अब आराम से तुम कर सकते हो, जैसे मे बी गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सिविल सर्वेंट्स हो सकते हैं, अर्बनिज्म के लिए टाउन प्लानिंग वाले आर्किटेक्चर हो सकते हैं, क्राफ्ट के लिए तुम्हारा ब्लैक स्मिथ होगा, या तुम्हारा स्कल्पचर बनाने के लिए पॉटर होंगे, ट्रेड के लिए तुम्हारे ट्रेडर होंगे, राइटिंग के लिए तुम्हारे जो लिखने वाले होंगे, कल्चरल आइडियाज के लिए तुम्हारे फिलोसफर हैं, रिलीजियस जो तुम्हारे प्रीस्ट होंगे वो होंगे, उसी तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए फार्मर्स होंगे। ठीक है। तो ये सारे प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन है। It is easy enough to see that all these characteristics are present in most society in the world today. तो ऑब्वियसली आज के वर्ल्ड में कोई भी सोसाइटी उठा के देख लो, हम इंडियंस हैं, चाहे यूरोपियन सोसाइटी ले लो, अमेरिकन सोसाइटी ले लो, सब में ये सारी चीजें किसी ना किसी फॉर्म में अब ये ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक एग्जिस्ट।
बट व्हेन डिड द सिविलाइजेशन बिगिन? तो आज तो हमें सब दिख रही है चारों तरफ कि हाँ भैया सारी सोसाइटी में ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, बट फिर आएगा कि अच्छा उससे पहले क्या क्या हमेशा से एग्जिस्ट करती थी? अगर हमेशा से तो नहीं करती थी, हम लोग हंटिंग गैदरिंग किया करते थे, ये बात तो हमें हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से मिलता है। तो अगर हम बहुत पहले हंटिंग गैदरिंग करते थे, केव में रहते थे, जंगल में रहते थे, और आज हम वेल एस्टेब्लिश सिविलाइजेशन है, तो कहीं ना कहीं ये ट्रांजिशन शुरू हुआ होगा। तो कब शुरू हुआ ये क्वेश्चन आता है कि व्हेन डिड द सिविलाइजेशन बिगन? इन अ सेंस वी हैव डिफाइंड, यानी कि ऊपर जो हमने सिविलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन की है, उस सेंस में सिविलाइजेशन फर्स्ट कब शुरू हुआ। तो अब कुछ टाइमलाइन है। तो सिविलाइजेशन बिगेन एट डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ऑब्वियसली डिफरेंट ह्यूमन हर जगह थे। बहुत पहले शायद हम अफ्रीका से माइग्रेट करके ऑल ऑफ द वर्ल्ड में फैल गए, लेकिन उसके बाद वहां पे हर ह्यूमन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे। हंटर गैदरर्स थे। फिर जो आइस एज के बाद जब सेटल डाउन हुए तो धीरे धीरे सभी जगह सेटल डाउन हुए, लेकिन वो टाइम पीरियड डिफरेंट था। कुछ कहीं पहले लोग सेटल डाउन हुआ, कहीं बाद में सेटल डाउन हुआ। और इनफैक्ट आज भी बहुत सोसाइटीज तुम्हें दिखेंगे, इनफैक्ट हमारे भी अंडमान एंड निकोबार में, या तुम्हारे अफ्रीका के बहुत सारे ट्राइब्स हैं जो आज भी सेटल्ड नहीं है। आज भी वो हंटिंग गैदरिंग करते हैं, या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सोसाइटी जो वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सिविलाइजेशन बिगेन एट डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द रीजन नोन एज। अब सबसे पहला जो रीजन है मिसोपोटामिया में, जो कि मॉडर्न इराक एंड सीरिया का रीजन है, इट हैपेंड अराउंड 6000 ईयर अगो। सो यानी आज से 6000 ईयर अगो। चूंकि देखो जब जीसस क्राइस्ट, सॉरी मैंने प्रीवियस वीडियो में जीरो किया था, जो जीरो ईयर नहीं होता, क्या होता है 1 बीसी होता है। वो जो 1 नॉट बीसी 1 सीई, जो जीसस का बर्थडे है वो 1 सी है। सिंस कोई जीरो ईयर नहीं है, दैट्स वाई जब भी हम एडी और बीसीई और एडी के ईयर का डिफरेंस लेते हैं, वी डू इट -1 टू अकाउंट फॉर दैट मिसिंग जीरो, जो हमने पढ़ा था वो डेट वाले चैप्टर में। तो यानी कि 6000 साल पहले, यानी अभी 2026 है, यानी कि 5000 बीसी में, 6000 साल पहले मतलब 4000 बीसी, 2000 इधर और फिर 4000 जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले। सो इट हैपेंड अराउंड 6000 ईयर अगो। मिसोपोटामिया में सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है, एंड और फिर सिविलाइजेशन ऑफ एंशियंट इजिप्ट, और उसके बाद मिसोपोटामिया के बाद इजिप्ट में, 9 लीवर के इजिप्ट में सिविलाइजेशन, उसके फ्यू सेंचुरी बाद वहां सिविलाइजेशन शुरू होती है। यू विल लर्न अबाउट दीज एंड फ्यू मोर सिविलाइजेशन इन द लेटर ग्रेड। बाद की क्लास में हम लोग इन सारी सिविलाइजेशन के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। इन मेनी वेज, यानी कि एक तरह से सबसे पहली सिविलाइजेशन जो अभी तक के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से हमें पता चला है, वो आज से 6000 साल पहले यानी 4000 बीसी में मिसोपोटामिया में हुई थी, जो कि मॉडर्न डे इराक और सीरिया है। उसके फिर कुछ साल 100 साल बाद इजिप्ट में इजिप्शियन सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है। In many ways, human would not have reached its present stage without the enormous contribution and advance of these ancient civilization. So obviously, ये ancient civilization की कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उन्होंने ही ऑब्वियसली जब सिविलाइजेशन बना तो जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मल डिफरेंट डिफरेंट की एग्रीकल्चर के अलावा भी डिफरेंट जॉब हो सकते हैं, तो वो जो ट्रांजिशन है वो कहीं ना कहीं इन सिविलाइजेशन में ही स्टैब्लिश हुआ, जो कि आज तक हम फॉलो करते हैं। चाहे वो गवर्नमेंट वाला एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, चाहे पीपल वर्किंग इन डिफरेंट प्रोफेशन हुआ, या जो आज की प्लान्ड सिटी होती है जहां पे ड्रेनेज सिस्टम, वाटर की सप्लाई, जो सिविक एमिनिटीज है, वो सारी चीजें वी ओ टू दी सिविलाइजेशन जो ने शुरू की। अगर ये नहीं शुरू करते हैं तो हो सकता है आज भी हम हंटिंग गैदरिंग ही कर रहे होते हैं। अब आते हैं कि ठीक है भैया, ये सारी सिविलाइजेशन तो शुरू हुई थी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, डिफरेंट डिफरेंट टाइम में। फॉर नाउ हाउएवर वी विल ओनली लुक एट अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बात कब शुरू हुआ। सो फॉर नाउ हाउएवर वी विल ओनली लुक एट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सो इन सारी सिविलाइजेशन के बारे में लेटर ग्रेड में, लेटर एनसीईआरटी की बुक में पढ़ेंगे बाद में। इस वाले बुक में, इस क्लास इस चैप्टर में लेट्स स्टार्ट विद आवर ओन सिविलाइजेशन, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सिविलाइजेशन थे। फॉर नाउ हाउएवर वी विल ओनली लुक एट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड इट्स नॉर्थ वेस्ट रीजन इज वेयर आवर स्टोरी बिगन। सो इनकी स्टोरी कब शुरू हुई, इनकी स्टोरी बाद में शुरू हुई, और हमारी स्टोरी कब शुरू हुई, हमारी स्टोरी शुरू हुई
कब? अब हम देखते हैं कि हमारी स्टोरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे जो हमारी कहानी है उसकी शुरुआत कैसे हुई, हमारी सिविलाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई। हमारी कहानी की शुरुआत तो बहुत पहले हुई, लेकिन एज ए सिविलाइजेशन उसकी शुरुआत कैसे हुई। सो ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4000 बीसी के अराउंड तुम्हारी मिसोपोटामिया सिविलाइजेशन शुरू हुआ। ये अपनी चल ही रही थी, ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ शुरू होकर खत्म हुआ, ये कंटिन्यू है। जब नोट्स दूंगा तो आई विल जस्ट रफली मेंशन कर दूंगा कि स्टार्ट और एंड उसका। उसके अलावा 3000 बीसीई में इजिप्शियन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, और इजिप्शियन सिविलाइजेशन के ऑलमोस्ट थोड़े कुछ 100 साल बाद इस पीरियड में, यानी कि यहां से तुम एक तरह से मान लो 2600 से लिख देता हूं मैं, यहां लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। ये 2600 बीसी से 1900 बीसी तक ये मैच्योर फेज है। यहां पे जो बीच में सिविलाइजेशन थी ये हमारी इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है, इसको हम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये है हमारी स्टोरी, ये थी हमारी सिविलाइजेशन की शुरुआत। तो डिफरेंट डिफरेंट सिविलाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइम में शुरू हुआ। सबसे पहले मेसोपोटामिया में 4000 साल पहले, फिर 3000 साल पहले, 4000 साल पहले 4000 बीसीई है। सो अभी हम लोग 2026 सीई में रह रहे हैं, यानी 4000 प्लस 2000 यानी 6000 साल पहले। उसी तरह से 5000 साल पहले शुरुआत हुई तुम्हारे इजिप्शियन सिविलाइजेशन की, और उसी तरह से 4500 साल पहले शुरुआत हुई इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन की, जो कि हमारी इंडियन सबकॉन्टिनेंट की सिविलाइजेशन है। सो दिस इज द टाइमलाइन शोज द emergence of different civilization in different part of the world at different time. The time shows the period of Indus civilization from 2600 BCE से 1900 BC। ये BC AD ये ना क्लियर रखना, ठीक है। तो इसलिए ये 2000 BCE है, 2000 ईयर पहले की बात नहीं है। 2000 BC मतलब आज से 4000 साल पहले की बात, क्योंकि इस वाले टाइम लाइन में जो 1 जीसस क्राइस्ट के बर्थडे के 2000 साल इधर बीत गए हैं, और 2000 BC मतलब ये 2000 साल, तो टोटल तुम्हारा 4000 साल हो गए। ठीक है, अब आते हैं हमारी कहानी के बारे में, यानी कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट की स्टोरी के बारे में कि चीजें शुरू कैसे हुई। सो फ्रॉम द विलेज टू द सिटी, तो ऑब्वियसली रातों रात सिटी नहीं आ गई। तो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ एज अ विलेज स्टार्ट हुआ, और फिर सिटी बना। तो क्या है, द वास्ट प्लेन ऑफ पंजाब टुडे इज डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो हम जो रीजन की बात कर रहे हैं, दूसरे वाले पेज में मैं खोल लेता हूं, हम ये इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन की बात कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा गुजरात है, यहां राजस्थान है, और इंडिया का जो हमारा नॉर्थ वेस्ट रीजन है, हम इसकी बात कर रहे हैं, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन के। तो यहाँ पे तुम्हारा पाकिस्तान भी आ गया, ये तुम्हारा इंडिया भी आ गया। तो इंडिया और पाकिस्तान वाले ये पूरा अखंड भारत वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन की बात कर रहे हैं हम, जिसमें यहां देखो जस्ट इस रीजन में जहां पे ये इंडस रिवर बह रही है, तो ये तुम्हारी इंडस रिवर है, और ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो ये पूरा जो रीजन है ये इंडस रिवर का बेसिन है। ठीक है, उसी तरह से यहां पे हमारा तो ये तुम्हारा इंडस रिवर वाला बेसिन इधर आ गया। उसी तरह से ये सरस्वती रिवर है, तो ये जो पूरा आ गया, ये फिर तुम्हारा सरस्वती रिवर वाला बेसिन आ गया, ये वाला, ये सारे जो डॉट डॉट देख रहे हैं, और ये जो डॉट देख रहे हैं, ये वाला एरिया में, ठीक है, ये वाला सरस्वती रीजन वाला है, और इधर वाला वो तुम्हारा इंडस वैली का रीजन है। तो इसलिए इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, तो हम इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं। यहां पे पंजाब, और वो है पंजाब, वो इंडिया पाकिस्तान दोनों वाला पंजाब। तो द वास्ट प्लेन ऑफ पंजाब टुडे डिवाइडेड बिटवीन इंडिया पाकिस्तान एंड सिंध, पंजाब और नाउ इन पाकिस्तान, आर वाटर्ड बाय इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। तो यहां पे तुम देख लो, अब ये मैं हटा देता हूं ताकि क्लियर है। तो ये वाला जो रीजन है, दिस यू कैन सी, ये जो पंजाब और सिंध का रीजन है, दिस इज वाटर्ड बाय इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो इंडस की 5 ट्रिब्यूटरी है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। ठीक है, तो ये इंडस रिवर हुआ तुम्हारा, ये तुम्हारा झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, यहां पे ब्यास है, और ये तुम्हारा सतलज है। ये इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज इसको वाटर देती हैं। दिस मेड दोस प्लेन फर्टाइल। अब जैसे हमने पास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो रिवर प्लेन है वो बहुत फर्टाइल होता है, बिकॉज रिवर सिल्ट लाती है,
और उसको जो डिपोजिट डिपॉजिट करती है, जो रिवर का डिपोजिशन होता है, जो बार बार फ्लड आता है, फ्लड से डिपोजिशन होता है, वो लैंड को बहुत फर्टाइल बना देता है। तो प्लस वहां पे पानी भी होती है, तो एग्रीकल्चर के लिए एकदम परफेक्ट एरिया होता है। So this made the plain fertile and therefore favorable to the agriculture. तो everything start with the surplus food. तो surplus food everything start with कि वहां पे वो रीजन था, पंजाब और सिंध वाला रीजन, जहां पे बहुत सारी, एक तो लैंड ऑफ रिवर ही था वहां पे, जो सप्त सिंधवा पढ़े थे हम लोग जो प्रीवियस चैप्टर में। तो लैंड ऑफ 7 रिवर, तो इंडस, उसकी 5 ट्रिब्यूटरी, और जो हमारा जो सरस्वती नदी थी। तो ये एरिया बहुत ज्यादा फर्टाइल था, ठीक है। तो फर्टाइल क्या था, सो ये था फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर। अ लिटिल फर्दर ईस्ट, अ फ्यू मिलेनियम अगो, another river Saraswati used to flow from the foothills of Himalaya through the Haryana, Punjab and part of Rajasthan and Gujarat. तो ये जो थी इस सेम रीजन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ साल पहले ये सरस्वती रिवर बहती थी। तो ये तुम्हारी सरस्वती रिवर, ये तुम्हारे हिमालय से शुरू होके ये पूरा तुम्हारा हरियाणा पंजाब से होते हुए राजस्थान और गुजरात, ये सारे एरिया में बहती थी सरस्वती रिवर हमारी, ठीक है। इन दिस होल रीजन, अब ये जो होल रीजन है, नॉट ओनली इंडस रीजन, इंडस प्लस सरस्वती का रीजन, ठीक है, जिसमें पंजाब का तुम्हारा पाकिस्तान वाला और इंडिया वाला पंजाब आ गया, सिंध आ गया पाकिस्तान का, और इंडिया का तुम्हारा हरियाणा पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब सिंध हो गया, इंडिया का हरियाणा पंजाब राजस्थान और गुजरात, ये सारा वाला जो एरिया था वो बहुत, उसमें रिवर बहती थी और बहुत फर्टाइल एरिया था। इन दिस होल रीजन फ्रॉम अबाउट 3500 BC, तो 3500 BC से विलेजेस ग्रू इनटू टाउन, विलेजेस इमर्ज किए, लोग सेटल हुए और फिर स्लोली वो विलेज टाउन बन गए। एंड विटनेस इंक्रीज, और फिर एक बार टाउन बन गए, विलेजेस ग्रो किए, एंड दे विटनेस इंक्रीज इन द ट्रेड एंड अदर एक्सचेंजेस। दोस टाउन फर्दर ग्रोज इनटू सिटीज, विलेजेस टाउन बने और ट्रेड बढ़ा, एक्सचेंज बढ़ा, फिर और स्ट्रॉन्ग बने और टाउन फिर फर्दर बन गए सिटीज में। दिस ट्रांजिशन हैपेंड अराउंड 2600 BC। तो ये जो ट्रांजिशन जो 3500 BC में शुरू हुआ था, ये 900 साल में एक तरह से, क्योंकि उल्टा चल रहा है, तो 900 साल में धीरे धीरे करके विलेज बना, विलेज से बड़ा विलेज, बड़ा विलेज से टाउन, टाउन से कंप्लीटली फिर 2600 BC में आते आते बहुत बड़ा बड़ा ये ट्रांजिशन जो था विलेज से लेकर बिग सिटी का, ये कंप्लीट हो गया ट्रांजिशन, ठीक है। तो दिस ट्रांजिशन हैपेंड अराउंड, ये जो ट्रांजिशन था टाउन से फर्दर ग्रो इनटू सिटी, दिस हैपेंड अराउंड 2600 BC। तो 2600 BC में एक तरह से मैच्योर फेज में पहुंच गया जो हमारा जो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन था। आर्कियोलॉजी गेव दिस सिविलाइजेशन सेवरल नेम। तो ऐसा नहीं था कि 3500 BC में ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता था, ये सेम सिविलाइजेशन था, मतलब सिविलाइजेशन नहीं था, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सिविलाइजेशन की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो वो तभी बनेगी जब वो एक बड़े सिटी में कन्वर्ट होगा। लेकिन जो सेम लोग थे वही जो 3500 BC से शुरू किए, वो फाइनली 2600 BC आते आते इतने ग्रो कर गए कि बहुत एक तरह से ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया। वो जो विलेज और टाउन था वो एक सिविलाइजेशन में मतलब फॉर्मली स्टैब्लिश्ड हो गया। नाउ आर्कियोलॉजिस्ट गेव दिस सिविलाइजेशन सेवरल नेम, चाहे वो इंडस सिविलाइजेशन है या उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं, या तो फिर इंडस का भी हिंदी नाम यूज कर लो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, क्योंकि इंडस रिवर इज नथिंग बट सिंधु रिवर, जहां से याद रखो प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था वो जो सारा नेम सिंधु, हिंदू, वो सारा हिंदुस्तान, ये सारा वहीं से और इंडस से इंडिया डिराइव हुआ है। तो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन या सिर्फ इंडस सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाने जाते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को देते हैं। वी विल यूज ऑल दीज नेम्स, ऑल दीज टर्म्स, हम सारा टर्म्स यूज करेंगे। इट्स इनहेबिटेंट्स आर कॉल्ड हड़प्पन्स, लेकिन जो इनके इनहेबिटेंट्स है उनको हड़प्पन्स कह देते हैं क्योंकि कहने में ज्यादा आसान है हड़प्पन्स। अब क्या कहोगे, सिंधु सरस्वतियंस या इंडस सरस्वतियंस या इंडसियंस, तो सेट नहीं कर रहा है, तो इसलिए हड़प्पन्स नाम, क्योंकि इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, तो हड़प्पन नाम बड़ा सेट कर गया है। तो इसलिए चाहे
सिविलाइजेशन को कुछ भी बुला लो, सिंधु सरस्वती बुला लो, बट उनके इनहेबिटेंट्स को हम हड़प्पन से बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हड़प्पन एक तरह का फर्स्ट सिटी था, इसलिए उसको तो हड़प्पन नाम, चूंकि नाम काफी सही बैठ रहा है, तो उनके इनहेबिटेंट्स को वी विल कॉल हड़प्पन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सोसाइटी के बहुत बहुत नाम है, सिविलाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट नाम, और इसका सिग्निफिकेंस भी पढ़ेंगे कि क्यों डिफरेंट नाम है, बट उनके इनहेबिटेंट्स को यूनानिमसली सब लोग हड़प्पन से बुलाते हैं, कोई भी उसको सिंधु सरस्वतीयंस नहीं बुलाता, ठीक है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है वर्ल्ड का, मतलब जब अलग ऑब्वियसली कोई चीज कोई थोड़ा पहले शुरू होगा, कोई थोड़ा बाद शुरू होगा, बट ये जो सारी सिविलाइजेशन थे ये एक तरह से कोएग्जिस्ट करती थी, ये स्टार्ट यहां हुई बट चलती थी, ये यहां हुई चलती थी, और ये भी यहां हुई बट यहां से यहां तक चली। तो इस टाइम पीरियड पे ये तीनों सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था, तो ये एक तरह से दिस इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। Don't miss. Why are the inhabitants of the civilization called Harappans? अब Harappans क्यों कहते हैं today? It is simply because the city of Harappa today, जो कि पाकिस्तान के पंजाब में है, was the first of the civilization. तो जो फर्स्ट सिटी इस सिविलाइजेशन का डिस्कवर हुआ था वो हड़प्पा में, जो पाकिस्तान में वहां डेवलप हुआ था, तो वहां से सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन नाम भी पड़ गया था, और यहाँ के लोग को हड़प्पन कहने लगे थे, और फिर बाद में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नाम भी मस्त है, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। और ये बात कब हुआ? 1920 और 21 में जाके, 21 में हुआ था, एक तरह से आज से 100 साल पहले ही ये सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता चला है। सो जो सिविलाइजेशन है आज से 5000 4500 साल पहले की, बट उसके बाद हमारा उसके बाद बारे में हमें 100 साल पहले ही पता चला। नो, अब ये बात हमने पता चल गया कि कैसे विलेज से धीरे धीरे फर्टाइल एरिया था, एग्रीकल्चर था, सरप्लस फूड था, तो जिससे टाउन बड़े विलेज बड़े हुए, विलेज से टाउन बड़ा, टाउन बड़ा होके सिटी बन गया, सिटी एक तरह से सिविलाइजेशन के फॉर्म में स्टैब्लिश हो गए। दिस डेवलपमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया, और ये जो डेवलपमेंट है इसको फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। ऑब्वियसली विलेजेस तो उससे पहले भी एग्जिस्ट करते थे अलग अलग फॉर्म में, बट एक तरह से अर्बन सोसाइटी जो इंडिया में सिटी, पहली सिटी ये थी। दिस डेवलपमेंट इज कॉल्ड द फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। तो ये वाला सबसे पहला अर्बनाइजेशन इधर हुआ, और ऑब्वियसली ऐसा कि इंडिया के दूसरे पार्ट में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है सरप्लस फूड, और सरप्लस फूड का अगर तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, फर्टिलाइजर नहीं है, तो सबसे इजीली एग्रीकल्चर कहां पॉसिबल है, वो है रिवर के रीजन के अलावा। और तुम इंडिया का देखोगे कि सबसे ज्यादा रिवर एक तरह से इसी रीजन में है। उसी तरह से जो बाद की सिविलाइजेशन जस्ट बात की हुई थी वो गंगा रिवर में, तो वो भी एक रिवर, और मिसोपोटामिया भी वो मिसोपोटामिया सोसाइटी भी रिवर के अराउंड हुई थी, इजिप्ट वाली भी सोसाइटी भी नाइन रिवर के अराउंड हुई थी। तो रिवर के अराउंड सोसाइटी की देखो हर चीज प्रोबेबिलिटी है, रिवर के अराउंड सोसाइटी की प्रोबेबिलिटी, सोसाइटी की सिविलाइजेशन में कन्वर्ट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई रहती है। तो इस एरिया में सब बहुत, उस टाइम पे स्पेशली जब सरस्वती रिवर भी एग्जिस्ट करती थी, बहुत हाई डेंसिटी था रिवर की, सो बहुत हाई फर्टाइल प्लेन था, एग्रीकल्चर इजी था। साउथ वेस्ट में इंडिया में तो तुम थोड़ा सा वो है क्या बोलते, हमने पढ़ा था ज्योग्राफी में, जो प्लेट्यू है, तो प्लेट्यू में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एग्रीकल्चर, बट यहां तो प्लेन था, वो भी रिवर का प्लेन, फर्टाइल, तो इसलिए यहां पे सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी थी सोसाइटी को ग्रो करने की, फेवरेबल कंडीशन था। इसलिए फर्स्ट जो सिविलाइजेशन, फर्स्ट अर्बनाइजेशन इंडिया का हुआ, यही नॉर्थ वेस्ट रीजन में हुआ, ठीक है। याद रखो ये वाली चीज जो हमेशा मैं कहता हूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये वाला जो रीजन है इंडिया का, ये तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट रीजन है, ठीक है। तो मैप ऑफ सम ऑफ द मेन सेटलमेंट ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, नोटिस द नेचुरल बाउंड्रीज फॉर्म बाय द माउंटेन रेंजेस इन द ब्राउन कलर। तो आओ देख लेते हैं जो ये नीचे कहा है। तो यहां पे कुछ ये जितने भी तुमको डॉट 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 दिख रहे हैं, सोचो ये सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, मतलब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसके इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, साइट्स हैं, और जो रेड डॉट्स हैं आई थिंक वो मेजर साइट्स हैं। तो अब इसमें तुम्हारा यहाँ राखी गढ़ी है, उसके अलावा कोई भी, ये काली बंगन है, बनावली है, जिसका जिसका एटलीस्ट नाम लिखा है, ये तुम्हारा मोहनजोदारो है, ये तुम्हारा हड़प्पा है जो पहला साइट था, वो देखो हड़प्पन, फिर नीचे जाके यहाँ मोहनजोदारो, यहाँ चानूदारो है, हम पढ़ेंगे,
ये धौलावीरा है गुजरात में, इसके बारे में पढ़ेंगे, लोथल है, इन सब के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो बस नाम पढ़ो, विद द टाइम तुम लोग को याद हो जाएगा, बैठ के ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं और ये सब यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम आ सकता है, उनसे एसोसिएटेड क्या इंपॉर्टेंट है उस साइट का वो आ सकता है, स्टेट्स किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मैच द फॉलोइंग, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। क्लियर है एकदम सब कुछ। The main settlement of Indus City. Some of the important city of this civilization are marked in the river. Already we discussed. As the class activity, you can try to match these cities with the modern cities and the region. अब modern city and the region से match कर लो, ठीक है। अब कुछ सिटी का नाम है, जैसे धौलावीरा हमारा पंजाब में है, हड़प्पा गुजरात में है, नहीं सॉरी ये गलत है, ठीक है। तो ये मैच द फॉलोइंग कर लो, जैसे कालीबंगन तुम्हारा मोहनजोदारो तुम्हारा हड़प्पा पंजाब में है, ठीक है। मोहनजोदारो सिंध में है होपफुली, कालीबंगन तुम्हारा राजस्थान में है, राखी गढ़ी तुम्हारा हरियाणा में है और धौलावीरा तुम्हारा गुजरात में है। ये मेरे हिसाब से है, मुझे याद नहीं है, तुम लोग इसको खुद से मैच करोगे, ठीक है। नोट्स में जब मैं दूंगा तो वो तो लिख दूंगा, ये मैंने खुद से नॉलेज से किया, तुम लोग इसमें अगर मैंने गलती की है उसको फाइंड करो, गूगल करो या ऊपर जाके यहाँ पे मैच करो, गूगल कर लो वो ज्यादा ईजी है, देख लो वेर इज धौलावीरा, जैसे एग्जांपल कोई भी ले लेता है, जैसे कालीबंगन, ऐसे करो कालीबंगन साइट, तो कालीबंगन इज द मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट, राजस्थान में है। तो इस तरह से जस्ट देख लो कि मैंने जो मैच किया वो सही है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट इंडस रिवर के बारे में, तो हमने बहुत पढ़ा है, अब आते हैं सरस्वती रिवर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि सरस्वती रिवर एग्जिस्ट आज नहीं करती है, तो क्यों नहीं करती है, लेट्स स्टडी इन दिस, लेट्स नो अबाउट इट, ठीक है। हमारी इस नदी है, हमें पढ़ता है। द मैप 6.3 ऑन पेज 69, ये जो 6.3 का मैप है, कहां चला गया, ये वाला 6.3 69 में मैप में, तो ये शो करता है जो रिवर सरस्वती है, जो मैंने ऐसे रेड से भी मार्क कर रखा है, ठीक है। तुम लोग भी जस्ट गो थ्रू करना बिना मार्क वाले में। शोज द इंडस सिंधु रिवर, यहाँ पे इंडस रिवर भी करता है, ये देखो ये इंडस रिवर यहां से फ्लो करके आ रही है, ये इंडस रिवर है और ये उसकी ट्रिब्यूटरीज है, इंडस रिवर एंड इट्स 5 मेन ट्रिब्यूटरीज। तो इसकी 5 मेन ट्रिब्यूटरी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। ये मैं बार बार इसलिए करता हूं ताकि वीडियो देख के ही आधी चीजें तुमको याद हो जाए, और जब तुम फिर से पढ़ो तो पूरी चीज याद हो जाए, तो एग्जाम के लिए तुम्हारी चीजें इजी हो कि बैठ के रटना ना पड़े। तो जब तुम खुद के नोट्स पढ़ोगे वो तुम्हारा रिवीजन होगा, क्योंकि याद तुमको वीडियो देख के और मेरे नोट्स को वीडियो देख के ही ऑलमोस्ट हो चुका होगा चीजें का। इंपॉर्टेंट सिटीज ग्रो अलोंग दीज रिवर, जैसे मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। तो जो मोहनजोदारो और हड़प्पा है, ये हड़प्पा तुम्हारा रावी वाला रिवर जो कि इंडस की ट्रिब्यूटरी है, और तुम्हारा मोहनजोदारो जो कि इंडस रिवर पे ही है, यहां पे ग्रो किया। बट देयर आर ऑल्सो मेनी साइट अलोंग द सरस्वती रिवर, जो ये जो सरस्वती रिवर के भी अलोंग बहुत सारे साइट्स हैं, विच टुडे गोज बाय द नेम घाघर इन इंडिया एंड हरक्का इन पाकिस्तान। तो जो रिवर है घाघर रिवर इंडिया में, उसको इंडिया में सरस्वती रिवर को घाघर रिवर कहा जाता है, और पाकिस्तान में उसी रिवर को जब एंटर करती है उसको हरक्का रिवर कहा जाता है। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं कि सरस्वती रिवर अब नहीं है, क्योंकि जो सरस्वती रिवर थी वो आज के गंगा या इंडस रिवर की तरह थी, वो हिमालयन रिवर थी। हिमालयन रिवर थी मतलब वो पेरेनियल रिवर थी, पेरेनियल मतलब वहां सालों भर उसमें पानी बहता था। जो अभी घाघर और हरक्का रिवर है, ये सीजनल रिवर है, ये सेम पाथ पे फ्लो करती है जहां पे कभी सरस्वती रिवर हुआ करती थी, बट ये पेरिनियन रिवर नहीं है, ये सीजनल रिवर है, ठीक है। इन इंडिया सरस्वती रिवर विच टुडे गोज बाय नेम घाघर इन इंडिया एंड हरक्का इन पाकिस्तान, हेंस द नेम घाघर हरक्का रिवर। तो जो सरस्वती रिवर पास्ट की थी उसको आज हम घाघर हरक्का रिवर करते हैं। दिस रिवर नाउ आर सीजनल, तो ये घाघर और हरक्का जो रिवर है ये सीजनल रिवर है, जब बारिश होती है तब हो जाती है, बिकॉज इट फ्लोज ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। द सरस्वती इज द फर्स्ट मेंशन इज ऋग्वेदा, और सरस्वती ऋग्वेदा में पहली बार मेंशन है, तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि जो वैदिक
जो पीपल थे उनके टाइम तक भी सरस्वती एग्जिस्ट करती थी। तो हड़प्पन भी सरस्वती के बैंक पर थे, और उसके बाद जो वैदिक पीपल थे वो भी सरस्वती रिवर उस टाइम तक एग्जिस्ट करती थी। जो ऋग वेदा है, जो ओल्डेस्ट वेदा है हमारा, उस दैट मेंशंस रिवर सरस्वती and an ancient collection of prayer which we will read about it in chapter 7. Chapter 7 में और ज्यादा पढ़ेंगे। The river Saraswati is first mentioned in Rig Veda as an ancient collection of prayer which we'll read about it in तो ऋग वेदास क्या है? एक तरह से एंशियंट कलेक्शन ऑफ प्रेयर है, जो कि हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स है। इसमें फर्स्ट टाइम सरस्वती रिवर का मेंशन है। In this text, Saraswati is worshipped both as goddess and a river flowing from the mountain to the sea. तो देखो ऋग्वेदा में मेंशन है, यानी कि और इस सरस्वती रिवर को, जैसे आज हम गंगा रिवर को एज अ गॉडेस देवी की तरह पूछते हैं, उसी तरह से उस टाइम में सरस्वती ऋग्वेदिक पीरियड सरस्वती रिवर को भी एज अ देवी की तरह पूजा जाता था। एंड मेंशन है कि रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन टू द सी। इससे हमें पता चलता है कि ये हिमालयन रिवर थी उस टाइम पे, माउंटेन से, हिमालयन माउंटेन से सी तक फ्लो करती थी, जैसे आज की कोई भी ब्रह्मपुत्र या गंगा या इंडस रिवर फ्लो करती है। लेटर टेक्स्ट डिस्क्राइब रिवर ड्राइंग अप एंड इवेंचुअली डिसअपियरिंग। और उसी तरह से लेटर टेक्स्ट में चाहे ऋग्वेद या दूसरे टेक्स्ट में बाद के जो उस टाइम के बाद के जो टेक्स्ट हैं, जो पहले के टेक्स्ट हैं उसमें तो मेंशन है कि सरस्वती रिवर है, रिवर पार एक्सेलेंस कहा जाता है इसको, बहुत अच्छी रिवर है और हिमालय से और तुम्हारे सी तक बहती है। और इनफैक्ट तुम देखोगे कि ऋग्वेदिक टाइम में सरस्वती रिवर ज्यादा इंपॉर्टेंट थी गंगा रिवर से, मतलब ज्यादा ये नहीं पता, विल चेक, बट ऑलमोस्ट सेम इंपॉर्टेंट। मतलब सरस्वती रिवर को भी एज अ गॉडेस हम लोग पूछते थे, जैसे गंगा रिवर को हम लोग पूछते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर थी। मेरी आई थिंक सरस्वती रिवर वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर फॉर द मतलब वैदिक पीपल, ऋग्वेदिक पीपल। और लेकिन बाद के टेक्स्ट में मेंशन है कि कैसे फिर वो ड्राई हो गई, तो मे बी टेक्टोनिक शिफ्ट की वजह से, क्योंकि हम पढ़ेंगे कि थोड़ा बहुत ना टेक्टोनिक एक्टिविटी भी हुई थी, वी विल स्टडी इन ज्योग्राफी, तो उसके वजह से ना बहुत बार रिवर अपना कोर्स चेंज कर लेती है या वाटर कहीं और फ्लो करने लगता है। जैसे बहुत साइंटिस्ट आज मानते हैं कि सरस्वती रिवर आज भी बहती है, बट वो अंडरग्राउंड बहती है, ठीक है, तो ये आज की है, कुछ कंफर्म नहीं है। बट ऋग्वेद में सरस्वती रिवर मेंशन है, और वो वैसी रिवर मेंशन है, उसको एज अ गॉडेस की तरह पूजा जाता था, और रिवर मेंशन है जो कि हिमालय से ओरिजिनेट होकर सी तक जाती थी। और लेटर टेक्स्ट में उसके ड्राई होने के भी एविडेंसेस मिलते हैं, और वो सूख गई और अल्टीमेटली फिर डिसअपियर कर गई, ठीक है। तो ये थी हमारी सरस्वती रिवर के बारे में, जिसको आज हम घाघरा हरक्का रिवर के फॉर्म में जानते हैं, रिवर सिस्टम के फॉर्म में। सेम कोर्स में फ्लो करती थी सरस्वती और घाघरा हरक्का रिवर, जो कि सीजनल रिवर, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखो ऐसा हुआ होगा कि हिमालय से फ्लो करती होगी किसी ना किसी ग्लेशियर से सरस्वती रिवर, और यहां से आराम से कंटिन्यूअस पाथ होगा सरस्वती रिवर का। तो ऑब्वियसली रिवर जब फ्लो करती है तो अपना एक पाथ बना लेती है, जैसे गंगा का भी अपना एक कोर्स होगा, उसी कोर्स में फ्लो करती है। फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ होगा, जिससे जो ग्लेशियर का पानी कहीं और डाइवर्ट हो गया होगा, मे बी यमुना में, मे बी गंगा में, या कहीं और डाइवर्ट हो गया होगा। ये वाला जो चैनल था, ये वाला जो रास्ता था जिसमें वाटर फ्लो करता था, उसको फिर तुम्हारा ग्लेशियर से कंटिन्यूअस सप्लाई वाटर मिलना बंद हो गया टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से, मे बी अर्थक्वेक या किसके वजह से। तब क्या हुआ, धीरे धीरे, अब जब ग्लेशियर ही हमें पता है कि मतलब परमानेंट सोर्स है, जब ग्लेशियर से ही वाटर मिलना बंद हो गया, तो ये पूरा चैनल जो रास्ता था रिवर का, वो अल्टीमेटली ड्राई हो गया होगा। अब लेकिन रास्ता एग्जिस्ट करता है, तो जब भी बारिश होती होगी तो वो फिर ये रिवर अपना पाथ उसमें बन जाता है, और जब बारिश नहीं होती है तो वो नहीं बनता है। जैसे कि गंगा भी रिवर है, तो गंगा रिवर को वाटर तुमको ग्लेशियर से मिलता है, तो जो वाटर ग्लेशियर से आ रहा है वो तो गंगा में परमानेंटली बहता है सालों भर, लेकिन जो बारिश का पानी भी गंगा रिवर में बहता है। तभी देखते हैं कि जो बरसात के टाइम में रिवर अपना मतलब रिवर का साइज बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें ग्लेशियर प्लस जो रेन का वाटर है वो भी आ जाता है। सरस्वती के साथ क्या हुआ कि एक टाइम पे जब ग्लेशियर का पानी था तब तो परमानेंट थी, फिर वो सूख गई, मतलब ग्लेशियर से पानी आना अब खत्म हो गया, कोई ना कोई रीजन की वजह से, मोस्ट प्रोबेबली टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से। फिर अब जो सोर्स है वो सिर्फ
और सिर्फ सीजनल वाटर का सोर्स है, जो कि बरसात के टाइम में आता है। और अब उस रिवर को, अब रिवर का नाम वी डोंट नो इट एज अ सरस्वती रिवर, वी नो इट एज अ घाघर हरक्का रिवर। घाघर इंडिया में, और सेम रिवर जब पाकिस्तान में जाती है उसको हरक्का रिवर कहते हैं। उसी तरह से हम देखेंगे कि हर कंट्री या तो सेम रख लेगी रिवर का नाम, या तो रिवर का नाम चेंज कर देती है। ठीक है, तो ये था हमारा सरस्वती के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जो, अब हमने पढ़ लिया कि आखिर ये सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश कैसे हुआ, बना कैसे। अब हम उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है टाउन प्लानिंग। ठीक है, सो दिस वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एस्पिरेंट। जय हिंद।